हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन एकेडमी। दोस्तों, जेएसएससी जूनियर इंजीनियर के आज के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो है इस पूरे सेशन का तीसरा दिन है और दोस्तों इस वीडियो सीरीज में हम लोग देखने जा रहे हैं जेएसएससी जूनियर इंजीनियर, विशेषकर इलेक्ट्रिकल के अभ्यर्थियों के लिए जो है ये वीडियो सीरीज समर्पित है। बाकी के जो अभ्यर्थी हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, सिविल और मैकेनिकल के लिए जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसके लिए जो है ये पूरा वीडियो सीरीज जो है वो यूजफुल होगा। तो उनके लिए भी एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये वीडियो सीरीज जो है। मगर जो छात्र इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के हैं, जो जेई इलेक्ट्रिकल के लिए आवेदन करने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है यह विशेष रूप से यह यूजफुल होगा, लाभप्रद होगा। तो दोस्तों, पिछले क्लास में हमने देखा था वोल्टेज, करंट, एनर्जी और पावर, इनके कॉन्सेप्ट्स को हमने जाना था। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल टर्म्स में जो है वोल्टेज मतलब क्या होता है, करंट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब क्या, और इलेक्ट्रिकल टर्म्स में जो है पावर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के जो है हम लोग क्लास में देखेंगे रेजिस्टेंस पैरामीटर के बारे में और उसके बाद हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ को। ठीक है, आने वाले क्लास में दोस्तों हमें हमें जो है रेजिस्टेंस के साथ साथ इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस के बारे में भी पढ़ना है। तो आने वाले क्लास में जो है हम लोग कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के बारे में देखेंगे। मगर आज की क्लास में जो है दोस्तों हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ देखने वाले हैं ओम्स लॉ को, जो कि सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो सबसे बेसिक लॉ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो उसको। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है ये रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है और ये किस तरह से डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और इसका जो है क्या रोल होता है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको याद दिला दूं कि अगर आपने हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग आज इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो पूर्व के वीडियोस का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से आप पूर्व के सारे वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है दोस्तों, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, जो स्टडी मटेरियल है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम के ग्रुप पर मिल जाएगा। तो वहां से आप इसे पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। दोस्तों, इसका लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जो है आप ये सारा चीज डाउनलोड कर सकते हैं या तो ये सारा चीज विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर पूरे सेशन के दौरान अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है आप अपना डाउट रख सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि अगला जो वीडियो पब्लिश होगा तो उसमें जो है हम लोग हर एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जो कि है रेसिस्टेंस के बारे में। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा आज का ये है रेसिस्टेंस। दोस्तों, रेसिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच रिस्ट्रिक्ट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इट। ठीक है, हम लोगों को पता है कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं, ये सभी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, ये सभी एटम्स से मिलके बने होते हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स से फिर उसके बाद वो मटेरियल बनता है और वो एटम्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडम मूव करते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि जहां तहां मूव करते हैं, और जब एक पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच क्रिएट किया जाता है तो ये क्या होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ करंट को हमने देख चुके थे हम लोग। अब जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस को। तो जब ये करंट फ्लो होना चाहता है, जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से इस तरफ फ्लो होना चाहता है, तो इस मटेरियल का कुछ प्रॉपर्टी ऐसा होता है जिसके कारण से ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बाधित करता है। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट करता है। और दोस्तों, ये जो इसका प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाधित होगा तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग कन्वेंशनल करंट के फ्लो को मानते हैं। तो इसका मतलब है कि ये करंट के फ्लो को जो है ये रिस्ट्रिक्ट करता है और इसे ही जो है ये रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस जो है किसी भी मटेरियल का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा जो है वो मटेरियल जो है इलेक्ट्रॉन के फ्लो या करंट के फ्लो को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। दोस्तों, रेजिस्टेंस जो है इसको आर लीटर से हम लोग डिनोट करते हैं और इसका जो सिंबल है वो इस तरह से है कुछ। ठीक है, कुछ ऐसा है जिग जैग शेप में। और दोस्तों, इसका जो एसआई यूनिट है इसको हम लोग मेजर करते हैं ओम में। ठीक है, ये जो सिंबल है ये ओम का सिंबल है और रेजिस्टेंस को हम लोग ओम में मेजर करते हैं। दोस्तों, एक ओम को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एक ओम रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम लोग और इसमें से अगर 1 एम्पियर ऑफ करंट पास होता है
ठीक है, अगर 1 एम्पियर ऑफ करंट पास होता है तो हम लोग कहते हैं कि उस मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ohm can be defined as resistance offered by material when 1 ampere of current flows through it with 1 volt of voltage applied across it। ठीक है, जब हम लोग किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है 1 वोल्ट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करते हैं और हम लोग ये पाते हैं कि इसमें से 1 एम्पियर ऑफ करंट पास हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है। ठीक है, तो 1 ओम को हम लोग कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। रेजिस्टेंस जो है ये हमने देखा कि किसी भी मटेरियल का जो है वो प्रॉपर्टी है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है इस मटेरियल किसी मटेरियल का, ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मेनली 3 चीज़ों पर। सबसे पहला है लेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, कोई भी मटेरियल जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस जो है वो उतना बढ़ता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका रेजिस्टेंस जो है R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। तो इस तरह से अगर ये मटेरियल लंबा होता जा रहा है तो ये जो है ये सब ऐड होता जा रहा है रेजिस्टेंस, है ना। तो इस जितना लेंथ मटेरियल का होगा तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि R जो है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है। अब दूसरा है दोस्तों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप यहाँ देख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। किस तरह से डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि थिकनेस जो है किसी कंडक्टर का थिकनेस बढ़ता है, अगर थिकनेस बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या पाया, हमने 2 चीज़ देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के अनुसार से लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ने के साथ जो है दोस्तों, लेंथ बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने के साथ रेजिस्टेंस का वैल्यू घटता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग दोनों को अगर मिला दें तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। दैट मीन्स R इज इक्वल टू रो L बाय A। ठीक है, तो यहाँ पर रो क्या है, रो जो है इस मटेरियल का प्रॉपर्टी है और इसको हम लोग रेसिस्टिविटी कहते हैं, रेसिस्टिविटी। ठीक है, और ये रेसिस्टिविटी पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। हमने देखा कि L पर डिपेंडेंट है, A पर डिपेंडेंट है और इस रो पर डिपेंडेंट है। ये रो का सिंबल है, इस रो पर डिपेंडेंट है जिसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, यानी कि उस मटेरियल पर भी डिपेंडेंट है। तो यहाँ क्या होता है, जैसे जैसे अगर उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी अधिक होगा तो ये रेजिस्टेंस जो है ये इसका वैल्यू अधिक हो जाएगा। तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंडेंट करता है। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम लोग ओम में मेजर करते हैं। हमने क्या क्या देखा है, ये है रेजिस्टेंस का सिंबल, R से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है ना। ये क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है और इसका जो यूनिट है वो ओम है। और हमने देखा कि ये किन किन 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ मटेरियल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और जब हम लोग R का जो है लिखते हैं, R का वैल्यू रो L बाय A, जहाँ पर रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है, यानी कि ये इस मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हमने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन किसको कहते हैं वो पहले देख लेते हैं। एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये R1 है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है जो कि R2 है। अब जो है, अब हमें ये बताना है कि ये सीरीज कनेक्शन में कब माना जाएगा। ये R1 का जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस 2 का जो है स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दिस इज द एंड पॉइंट। अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकेंड रेजिस्टेंस R2 इज कनेक्टेड विद द एंड पॉइंट ऑफ R1, तो क्या होता है, तो आप देख रहे हैं कि ये एक सीरीज में जुड़ा हुआ दिख रहा है, तो इसको हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, एक सीरीज कनेक्शन हम लोग इसे कहते हैं। अब कई बार जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, एक रेजिस्टेंस दूसरा रेजिस्टेंस, है ना, अब ये ऐसे जुड़ा हुआ है।
अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस R1 अगर हम लोग कहें और ये रेजिस्टेंस R2, तो यहाँ देख सकते हैं ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले का एंड पॉइंट जो है वो दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्टेड है, तो यानी कि ये एक सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन को पहचानने के का तरीका यही है। अब हम लोग देख लेते हैं कि सीरीज कनेक्शन अगर सीरीज कनेक्शन में दो रेजिस्टेंस जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है, R1 और R2, ये दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए हों तो इसका जो टोटल R जो है यानी कि टोटल R इक्विवेलेंट जो हम लोग कहेंगे, इसका टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू होता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में आपस में जुड़े हुए हैं तो इन दोनों का जो सम होगा यही होगा टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर यहाँ पर जो है n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, 1 2 3 और इस तरह से बहुत सारा n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन अप टू Rn। ठीक है, यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं तो उनका जो वैल्यू होगा इन सभी को मिला के जो टोटल इन सभी का सम जो आएगा ये जो है यही टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं पैरेलल कनेक्शन क्या होता है। तो पैरेलल कनेक्शन में जो है दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट्स आपस में जुड़े होते हैं और एंड पॉइंट्स जो है आपस में जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, R1 R2 और R3। तो ये तीनों जो है आपस में इस तरह से इन तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट जुड़ा हुआ है और इन तीनों का एंड पॉइंट आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से कोई वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है। तो दोस्तों इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है ये कहलाता है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, इस तरह का कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, अगर आपको R इक्विवेलेंट निकालना है यानी कि यहाँ पर A टू B के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अगर 3 रेजिस्टेंस है तो 1 बाय R3। अगर 10 रेजिस्टेंस है तो ये चलता जाएगा, अगर n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस तक Rn तक। ठीक है, तो ये है पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। अब इन दोनों में एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब ये जो वोल्टेज अप्लाइड होता है ये V, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से यानी कि रेजिस्टेंस R के लिए जो है इसके लिए भी वोल्टेज जो है ये कॉमन है, इसमें भी वोल्टेज जो अप्लाइड है वो V है, इसके लिए भी वोल्टेज अप्लाइड V है और इसके लिए भी वोल्टेज अप्लाइड जो है ये V है। मगर जब यहाँ पर करंट जब फ्लो होगा, जब करंट यहाँ पर फ्लो होगा इसमें, तो ये क्या होगा, ये डाइवर्ट हो जाएगा, कुछ करंट इसके थ्रू से, कुछ करंट इसके थ्रू से और कुछ करंट जो है इस साइड से फ्लो होगा। ठीक है, और इस तरह से आके आपस में फिर से बाद में यहाँ पर बी टर्मिनल पर मिल जाएगा। यानी कि जो रेजिस्टेंस में जो करंट इसमें पार होता है वो कैसा करंट पास होता है, तो ये डिफरेंट करंट होता है। ठीक है, डिफरेंट आइस। और वोल्टेज जो होता है ये होता है कॉमन। ठीक है, यानी कि कॉमन वोल्टेज होता है पैरेलल कनेक्शन में, मगर करंट्स जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। और यही जब हम लोग सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, देख लेते हैं सीरीज कनेक्शन में कैसे होता है। इसका वैल्यू है R1, इसका वैल्यू है R2, इसका वैल्यू है R3। तो जब इससे करंट फ्लो होता है, जब ये वोल्टेज अप्लाइड होता है, तो इसके अक्रॉस कुछ V1 वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3, और ये V का वैल्यू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, यानी कि ये जो वोल्टेज होगा सभी रेजिस्टेंस का वोल्टेज जो है वो डिफरेंट हो सकता है, वो कॉमन वोल्टेज नहीं होगा। और जो करंट होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेम करंट, जब जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा होगा यही करंट तीनों रेजिस्टेंस से होकर पार होगा और अपना पाथ को जो है वो पूरा करेगा। तो यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि जो करंट होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि अगर ये अगर ये सीरीज कनेक्शन में है तो यहाँ पर जो है वोल्टेज जो है ये डिफरेंट होगा, सभी के लिए अपना अपना वोल्टेज होगा, और करंट जो है वो कॉमन होगा। और ये जो डिफरेंट वोल्टेजेस होंगे सभी के सम को जो है अगर हम सभी को सम कर देंगे तो ये टोटल वोल्टेज आएगा। इसी तरह से पैरेलल कनेक्शन के बारे में हमने देखा था कि ये करंट जो है इसमें डिफरेंट करेंट्स होंगे,
ठीक है, I1, I2 और I3 ये डिफरेंट डिफरेंट करंट होंगे, मगर इन तीनों का जो सम होगा वो I हो जाएगा और वोल्टेज जो है वो कॉमन रहेगा, इसमें V जो है वो कॉमन रहेगा। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं ओम्स लॉ को। ठीक है, ओम्स लॉ के बारे में जान लेते हैं कि ओम्स लॉ है क्या और ये जो है इसका एप्लीकेशन कैसे होता है, ये सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ओम्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है कि एक सर्किट है और इसमें अगर हम लोग एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं V, तो कहता है कि ये जो करंट जो होगा I जो होगा, ये जो करंट फ्लो होगा ये वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितना वोल्टेज हम लोग अप्लाई करेंगे उसी के अनुसार से जो है ये करंट फ्लो होगा। अगर हम लोग ये वोल्टेज को इंक्रीज कर दें, ठीक है, अगर हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं दैट मीन्स ये करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज घटेगा तो घटाते हैं तो करंट भी जो है इस सर्किट का करंट भी जो है वो घट जाएगा। ठीक है, ओम्स लॉ यही कहता है कि current in a circuit is directly proportional to V, that is I is directly proportional to V and inversely proportional to R, यानी कि इसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, इसका जो रेजिस्टेंस होगा, अगर इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा दैट मीन्स ये करंट को के फ्लो को जो है वो रोकेगा, इसके बैरियर के रूप में कार्य करेगा। तो जितना इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा उस अनुसार से जो है ये करंट घट जाएगा, यानी कि करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में करंट जो है वो घटता जाएगा। ठीक है, तो यही जो है इसका कॉन्सेप्ट है ओम्स लॉ का कि करंट इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसके बाद हम लोग देख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड I इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, दैट मीन्स क्या, I इज इक्वल टू V बाय R। ठीक है, I इज इक्वल टू V बाय R, यही जो है ये ओम्स लॉ हो गया। या तो अगर हम लोग इसको V के टर्म में लिखे तो V इज इक्वल टू, यही अगर हम लोग V के टर्म में इसको लिखते हैं तो V इज इक्वल टू IR हो जाएगा। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR। ठीक है, या तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू R, I को हम लोग लिखते हैं DQ बाय DT। ठीक है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, हमने पढ़ा था करंट के बारे में कि ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है। अब जो है दोस्तों ये तो हो गया वोल्टेज। अब हम लोग I इज इक्वल टू जो V बाय R लिख रहे हैं, यहाँ पर R क्या है, रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू G इंटू V, जहाँ पर G जो है ये कंडक्टेंस है, यहाँ पर G क्या है, कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस ऑफ द मटेरियल, और G को हम लोग लिख सकते हैं G इज इक्वल टू, G का मतलब होता है 1 बाय R। ठीक है, और इसको मेजर करते हैं हम लोग किसमें, ओम का उल्टा हो जाएगा, सिंबलिकली जो है ओम को हम लोग उल्टा लिखेंगे और इसको हम लोग बोलेंगे मो। ठीक है, MHO, मो, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है मो। ठीक है, तो ये है ओम्स लॉ। अब जो है अब हम लोग देख लेते हैं कि चूंकि P इज इक्वल टू पावर, अगर हम लोग को कैलकुलेट करना हो तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में अपने लास्ट सेशन में कि पावर इज नथिंग बट वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, वोल्टेज इंटू करंट हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में अपना इलेक्ट्रिकल टर्म्स में। अब V का मतलब क्या हुआ, IR हो गया, और ये क्या है, I है, तो यानी कि I स्क्वायर R, तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, आपको ये भी याद रखना है, और P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, ये भी एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें से कंफ्यूजन होगा तो फिर जो है अब पूरा क्लास में जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं आने देना, किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। हाँ, हमारा प्रयास होगा जैसा कि मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो में ही जो है उसका समाधान किया जाए। अब जो है दोस्तों अब हम लोग आगे देख लेते हैं सम क्वेश्चंस ऑन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो हमने अब तक पढ़ा है हम देख लेते हैं कि हम लोग क्या कुछ सीखे हैं इन सभी चीज़ों के बारे में, और क्या कुछ हमारे मेमोरी में अभी रह पाया है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ए 10 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम,
और वोल्टेज जो है ये बताया जा रहा है कि 12 वोल्ट्स है, ठीक है। हाउ मच करंट फ्लोस थ्रू द रजिस्टर, तो बोला जा रहा है कि करंट कितना होगा। तो I इज इक्वल टू V बाय R हमने पढ़ा है, V का वैल्यू है 12, R का वैल्यू है 10, इसका आंसर हो जाएगा 1.2 एम्पियर। चूंकि करंट है तो इसको हम लोग एम्पियर में मेजर करेंगे, तो 1.2 एम्पियर। तो यहाँ पर जो है ये पहला ऑप्शन है, ये सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है कि डू कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द सेम डायरेक्शन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और करंट, इलेक्ट्रॉन और करंट ये सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जो है टर्मिनल की ओर फ्लो करते हैं, और कन्वेंशनल करंट जो हम लोग बोलते हैं वो I जो है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करता है, ठीक है। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा नो। इसका आंसर हो जाएगा नो, ठीक है। ये दोनों एक्चुअली जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वेंशनल करंट, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर जो है आ रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ वायर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इफ द लेंथ ऑफ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है, एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस है आर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं एन टाइम्स। कितने टाइम्स स्ट्रेच कर रहे हैं? तो एन टाइम्स। इट्स ओरिजिनल वैल्यू द न्यू रेजिस्टेंस इज, ठीक है। तो इसका न्यू रेजिस्टेंस जो है एक 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 वायर है, मान लेते हैं कि एल इसका लेंथ है, इसको हम लोग एन टाइम्स जो है वो स्ट्रेच कर दिए, यानी कि अब इसका जो ये लेंथ हो गया वो हो गया एन इंटू एल, ठीक है। अब कहा जा रहा है तो न्यू रेजिस्टेंस पर क्या असर होगा, ठीक है। तो इसका न्यू रेजिस्टेंस जो है वो कैसे चेंज होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एन स्क्वायर इंटू आर। एक एक वायर है, इसका जो है लेंथ को अगर हम लोग, इसका रेजिस्टेंस आर है और इसके लेंथ को अगर हम लोग एन टाइम्स इंक्रीज करते हैं, तो जो न्यू रेजिस्टेंस होगा, आर न्यू जो होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। एन स्क्वायर टाइम्स ये बढ़ जाएगा। अब हम लोग एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि इफ द टेम्परेचर ऑफ ए मेटालिक वायर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, एक मेटालिक वायर है, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम या कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ठीक है। यानी कि एक मेटालिक वायर है और इसके टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाते हैं, अगर हम लोग इसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो इस वायर का जो है रेजिस्टेंस ये बढ़ेगा, घटेगा, या सेम रह जाएगा, या फिर कहा नहीं जा सकता, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मेटेलिक वायर का जिक्र हो रहा है। मेटल्स का ये प्रॉपर्टी होता है कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस जो है ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन ए जो है ये सही उत्तर हो जाएगा कि रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल इंक्रीज, ठीक है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ, ठीक है, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है। अब इसमें बोला जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है, आई जो फ्लो होता है, ये किस कारण से फ्लो होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण, प्रोटॉन्स के कारण, न्यूट्रॉन्स के कारण, या इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस के कारण? दोस्तों एक कंडक्टर के लिए जो है, एक कंडक्टर जो होता है, एक मेटल जो होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होते हैं, ये फ्लो होते हैं उसमें जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके कारण। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, एन इलेक्ट्रिक करंट इज द, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक करंट क्या है? रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रीडोमिनेटली इन वन डायरेक्शन, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पोल्स, या पावर दैट कॉजेज ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स। दोस्तों हम लोग जान रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक करंट कब आता है अस्तित्व में। जनरली हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रैंडम मूवमेंट में रहते हैं, और जब ये रैंडम मूवमेंट में रहते हैं किसी भी मेटल में, तो किसी भी मेटल या कंडक्टर में, तो हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक करंट हम लोग उसको नहीं मानते हैं। जब हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, ये यूनिफॉर्मली वन डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग कहते हैं कि वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रीडोमिनेटली इन वन डायरेक्शन, ये इसका सही आंसर होगा। इलेक्ट्रिक करंट तब माना जाता है जब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो
एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दें। अब यहाँ पर जो है एक और क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में जो है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज हिंड्रेंस बाय विच द कंडक्टर अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है। रेजिस्टेंस जो है, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो उस कंडक्टर में करंट के फ्लो को रोकता है। हाँ बिल्कुल सही, यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, हम लोग को आगे देखने का भी जरूरत नहीं पड़ा। ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है ये क्या है, एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपोज करता है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। उम्मीद है ये सबको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है। किसी तरह का डाउट अगर रह जाए तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, फॉर ए फिक्स्ड सप्लाई वोल्टेज। ठीक है। अगर सप्लाई वोल्टेज फिक्स रखा जाए, सप्लाई वोल्टेज को फिक्स रखा जाए, द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर विल इंक्रीज व्हेन इट्स। ठीक है। एक एक हम लोग सिंपल सर्किट लेते हैं और बोला जा रहा है कि हम लोग सप्लाई वोल्टेज को V को जो है वो कांस्टेंट रखते हैं, फिक्स रखते हैं। तो करंट जो है वो बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कब इंक्रीज होगा, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस्ड। जब इस वायर का, ये एक वायर है, इस वायर का जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो रिड्यूस कर दें तब। ठीक है। लेंथ इज रिड्यूस्ड, जब लेंथ इसका जो है वो रिड्यूस्ड कर दे तब। लेंथ इज इंक्रीज, जब इसका लेंथ हम लोग इंक्रीज कर दे तब। या लेंथ इज इंक्रीज एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज रिड्यूस्ड। ठीक है। लेंथ को हम लोग बढ़ा दें और क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस कर देते। तो कहा जा रहा है कि करंट बढ़ना चाहिए। करंट तब बढ़ेगा जब इसका रेजिस्टेंस जो है ये डाउन होगा। और रेजिस्टेंस डाउन होने के बारे में हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो कब बढ़ जाता है, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता है। ठीक है। तो यानी कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटेगा, ए जब डाउन होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट जो है वो अपने आप घट जाएगा। तो पहला जो है वो गलत हो गया। उसके बाद लेंथ इज रिड्यूस्ड। ठीक है। जब एल घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, ये हमने देखा था, और इसके फलस्वरूप क्या होगा, करंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो दिया हुआ विकल्प है ऑप्शन बी, लेंथ इज रिड्यूस्ड, यही इसका आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन बी, लेंथ इज रिड्यूस्ड। अब जो है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑलवेज इंक्रीजेज इफ। ठीक है। कहा जा रहा है कि एक वायर का रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता है। कब हमेशा बढ़ता है, जब टेम्परेचर रिड्यूस होता है। टेम्परेचर क्या हम लोग करते हैं, रिड्यूस कर दें तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा नहीं। हम लोग ने देखा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब ये रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो पहला जो है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीजेस जब टेम्परेचर रिड्यूस, तो ये गलत हो गया। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा। तो हाँ बिल्कुल सही, ये होगा। ठीक है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल बिकम लेस। ठीक है। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम होगा तो क्या इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें रिड्यूस होंगे तो ये जो है ये जो है ये करंट के फ्लो को अपोज करेगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल बिकम जीरो। ठीक है। जब इसमें अवेलेबल जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये जीरो हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो दिए हुए विकल्प है, इसमें से हम लोग देख रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑलवेज इंक्रीजेज इफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल बिकम लेस, ये एक सही आंसर है। ठीक है। टेम्परेचर इज इंक्रीज, ये भी सही आंसर है। और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल बिकम मोर, ये गलत आंसर है। ठीक है। मगर क्या होता है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इंक्रीज होवे हमेशा, क्योंकि अगर कोई वायर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ हो, यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ होने पर वायर में जो है, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि ये वायर जो है किस मटेरियल का बना हुआ, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होने पर जो है, जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंक्रीज हो जाता है और इसका रेजिस्टेंस जो है वो डाउन हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका, इसका ऑप्शन बी जो है ये यहाँ पर गलत हो जाता है।
तो इसीलिए हम लोग नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, अगर ज़्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, दैट मीन्स जो है यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग एक कंडक्टर की बात कर रहे होते तो टेम्परेचर इंक्रीज होते ही इसका रेजिस्टेंस जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाता। ठीक है, मगर यहाँ पर कंडक्टर या सेमीकंडक्टर के बारे में कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए हम लोग इसमें ऑप्शन सी के तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है करेक्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ इज। ठीक है, ओम्स लॉ का जो करेक्ट फॉर्म है वो क्या है। ठीक है, तो ओम्स लॉ को अभी हमने पढ़ा था। ओम्स लॉ के करेक्ट फॉर्म को पूछा जा रहा है कि क्या है। तो ओम्स लॉ का अभी हमने पढ़ा था I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, दैट इज I इज इक्वल टू V बाय R, और वी कैन से दैट V इज इक्वल टू I इंटू R। ठीक है, तो ये हमने देखा कि C जो है ये सही उत्तर है, V इज इक्वल टू I इंटू R। अब यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन आ रहा है द कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज दैट। देखिए ये एक पॉइंट मिस हो गया था जब हम लोग अभी पढ़ रहे थे ओम्स लॉ को, तो ये एक कंडीशन जो था, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये छूट गया था। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर क्वेश्चंस करने समय जो है हम लोगों के पास ये ध्यान में आ गया। तो कंडीशन फॉर वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज दैट टेम्परेचर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है, करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर बाउंड टाइप, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो एक कंडीशन है, ओम्स लॉ तभी वैलिड है जब ये टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, क्योंकि जब टेम्परेचर चेंज होता है तो करंट का जो वैल्यू है वो भी चेंज होता है अकॉर्डिंगली। एक और क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज। ठीक है, एक कंडक्टर का जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, किस तरह का होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का। पॉजिटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज। इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा कभी भी, रेजिस्टेंस का जो कोएफिशिएंट टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, रेजिस्टेंस जो है वो कभी भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप ये दो ऑप्शन ए और बी को यहीं पर आप क्रॉस कर सकते हैं। अब बचे दो, पॉजिटिव एंड डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर और नेगेटिव एंड डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये दो ऑप्शन हमारे पास बच रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि पॉजिटिव कोएफिशिएंट क्या होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मतलब क्या हुआ। ठीक है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो जो पर्टिकुलर चीज़ है वो भी बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, तो यानी कि ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट को फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, हमने सबसे पहले जो है हमने रेजिस्टेंस पैरामीटर के बारे में जाना, इसके डिफरेंट ये फैक्टर्स को देखा कि किन किन फैक्टर्स से जो है ये इफेक्ट होता है, और उसके बाद हमने जाना ओम्स लॉ को। ठीक है, साथ ही साथ हमने देखा सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस ऑफ रेजिस्टेंस को। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस जो सीरीज कनेक्शन में हो, तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, करंट जो है वो कॉमन होता है और वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होता है, मगर सभी वोल्टेजेस का सम जो है ये टोटल वोल्टेज के इक्विवेलेंट होता है। इसी तरफ से फिर हमने बाद में देखा कि जब रेजिस्टेंस को अगर हम लोग पैरेलल में ऐड करते हैं तो वोल्टेज जो है ये सभी रेजिस्टेंस के लिए कॉमन होता है, मगर करंट जो है वो डिफरेंट होता है। I1, I2, I3 इस तरह से डिफरेंट होता है, और ये सभी का सम जो है ये इक्विवेलेंट होता है टोटल करंट के। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया। आने वाला क्लास में जो है हम लोग इंडक्टेंस पैरामीटर और कैपेसिटेंस पैरामीटर को देखेंगे। बहुत सारा चीज़ कॉमन है, थोड़ा सा चीज़ चेंज होगा, तो इसीलिए इन दोनों को एक साथ मैं लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल वर्मास ऑनलाइन एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ के सारे अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। दोस्तों, किसी तरह का डाउट हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को जो है रेज कर सकते हैं, और हमारा प्रयास होगा कि हम लोग इसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे।
और साथ ही साथ दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम हैंडल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं ताकि इससे जुड़े हुए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा सकें। टाइम टू टाइम ये प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल अभी जो है फिलहाल अभी ये बनाया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही ये रेडी हो जाएगा तो इसको मैं जल्दी शेयर करूँगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।